गुड मॉर्निंग दोस्तों, जीके लिक्विड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने देखा था राजस्थान से संबंधित जानकारी, जिसमें था राजस्थान से रिलेटेड खान पान। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान से संबंधित रीति रिवाज। राजस्थान में कौन से रीति रिवाज होते हैं, उनकी परंपरा कौन सी फेमस है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, राजस्थान से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, स्पेशली रीट एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होगी। तो अब चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं जन्म से संबंधित रीति रिवाज। इसमें पहला है 16 संस्कार। मनुष्य शरीर को स्वस्थ, दीर्घायु एवं मन को शुद्ध करने के लिए हिंदू धर्म में गर्भाधान से लेकर अंतिम संस्कार तक 16 प्रकार के 16 प्रकार के ये जो संस्कार होते हैं उनको माने गए हैं। पहला है गर्भाधान। हिंदुओं का प्रथम संस्कार है। यह नवविवाहित स्त्री के गर्भवती होने की जानकारी मिलते ही उत्सव का आयोजन होता है। मेवाड़ में इस प्रथा को बधुरात प्रथा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, हिंदुओं में जो प्रथम संस्कार होता है, जब कोई स्त्री जो है वो प्रेग्नेंट होती है तो उसकी जानकारी जब घर वालों को पता चलती है तो वो उसको लेके उत्सव मनाते हैं। और मेवाड़ में, राजस्थान के मेवाड़ में इस प्रथा को बधुरात प्रथा के रूप में जाना जाता है। दूसरा है पुंसवन। दोस्तों, यह संस्कार गर्भधारण के बाद गर्भ में स्थित शिशु को पुत्र रूप देने हेतु तीसरे या चौथे मास में या उसके बाद जब चंद्रमा किसी पुष्य नक्षत्र में होता है तब किया जाता है। दोस्तों, ये जो संस्कार है ये गर्भधारण के बाद गर्भ में स्थित शिशु को पुत्र के रूप देने के लिए उन लोगों की मान्यता है कि अगर हम चंद्रमा कि जब चंद्रमा किसी पुष्य नक्षत्र में होता है तब अगर ये संस्कार किया जाता है तो उसे पुत्र की प्राप्ति होती है, इसलिए यह संस्कार मनाया जाता है। गर्भ की सुरक्षा हेतु देवी देवताओं की पूजा की जाती है। स्त्री को उस दिन उपवास करना होता है और उस रात्रि को पति वट वृक्ष की छाल का रस पत्नी को के नाक में डालता है। दोस्तों, ये जो वहाँ की परंपरा है राजस्थान की, कि उस गर्भ की सुरक्षा हेतु देवी देवताओं की लोग पूजा करते हैं और स्त्री को उस दिन, जो गर्भवती स्त्री होती है वो उस दिन उपवास रखती है और उसका जो पति होता है वो रात में जाकर वट वृक्ष की छाल का रस लाकर अपनी पत्नी के नाक में डालता है। अगला है सीमंतोन्नयन। दोस्तों, सीमंतोन्नयन ये जो संस्कार है यह गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्ति से बचाने हेतु किया जाता है। यह संस्कार छठे से 8वें मास तक किया जा सकता है। इस संस्कार को आगरड़ी भी कहा जाता है। आगरड़ी पर गर्भवती महिला की माता महिला के लिए खाट व मिठाई विशेषकर घेवर भेजती है। दोस्तों, राजस्थान में ये संस्कार मनाया जाता है। यह जो होता है स्त्री को किसी अमंगल शक्ति से, किसी बुरी शक्ति से बचाने के लिए यह संस्कार किया जाता है। और इस संस्कार में जो गर्भवती महिला की जो माता होती हैं वो उसको मिठाई और विशेष प्रकार के जो जेवर, कपड़े, मिठाई और स्पेशली घेवर बना के उसके ससुराल भेजती हैं। अगला है जातकर्म। जातकर्म संस्कार। बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद ही उसकी जाति लिंग का पता चल जाता है, अतः नवजात शिशु का मुख देखकर पिता स्नान कर उसी समय जातकर्म संस्कार करता था। दोस्तों, जब बच्चे का जन्म होता है तभी उसके लिंग का पता चल जाता है। तब जो नवजात शिशु के पिता होते हैं उस बच्चे का मुख देख के गंगा स्नान करते हैं और उसको ही जातकर्म संस्कार कहते हैं। अगला है नामकरण। जन्म के पश्चात बालक का नामकरण निकालना। नामकरण किसी ज्योतिष से निकलवाया जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद उसका कोई ना कोई नाम रखा जाता है, तो उसके लिए किसी ज्योतिषी को बुलवाया जाता है और उसे सब अच्छे से उसका ग्रह नक्षत्र देख के उसका नाम रखा जाता है। उसी को नामकरण संस्कार कहते हैं। अगला है निष्क्रमण। यह संस्कार 12वें दिन से चौथे मास तक बालक को पहली बार सूर्य व चंद्र दर्शन हेतु घर से बाहर निकलने की क्रिया को ही निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। दोस्तों, ये जो संस्कार होता है निष्क्रमण, यह 12वें दिन से स्टार्ट होता है और चौथे महीने तक, 4 महीने तक जब बालक पहली बार सूर्य का दर्शन करता है, घर से बाहर निकलता है, तो उसी को ये निष्क्रमण संस्कार कहते हैं।
अगला है दसोटन। छठे मास में बच्चे को पहली बार अन्न का आहार देने की क्रिया को कहते हैं। जब बच्चा 6 महीने का होता है तो पहली बार जिसे उसे अन्न का दाना जो खिलाया जाता है, उसे अन्न का आहार जैसे दाल का जूस वगैरह पिलाया जाता है, उसी को ये दसोटन कहते हैं, आहार देने की क्रिया को। अगला है चूड़ा करण या मुंडन। दोस्तों ये जो चूड़ा करण संस्कार होता है, यह शिशु के तीसरे वर्ष में सिर के बाल पहली बार कटवाने पर किया जाने वाला उत्सव चूड़ाकर्म संस्कार कहा जाता है। दोस्तों ये जो करण या मुंडन होता है, यह जब शिशु 3 साल का होता है तो उसके बाल को, मतलब कि पूरा उसका बाल सर का उसको मुड़वाया जाता है, तो उसी को ये संस्कार कहते हैं। अगला है कड़बोध। शिशु के कान बीधने की क्रिया। जब बच्चे का कान को छेदते हैं उसको ही कड़बोध संस्कार कहते हैं। अगला है विद्यारंभ संस्कार। बच्चे को अक्षर ज्ञान हेतु 5वें वर्ष में विद्यालय भेजने की क्रिया को कहते हैं। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है और वो विद्यालय में पहली बार जाता है तो उसे विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। अगला है उपनयन, जिसको जनेऊ संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। बालक गुरु के पास जाता है तो गुरु उसका उपनयन संस्कार करता है। प्राचीन काल में शूद्रों को छोड़कर शेष तीनों वर्गों का उपनयन का अधिकार था। मतलब जो उपनयन संस्कार या जनेऊ संस्कार होता है, उसमें जब बालक गुरु के पास जाता है तो बालक उसका उपनयन संस्कार करता है। पहले जो होता था ना, शूद्र, वैश्य और शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य और एक होता था जो 4 वर्ण होते थे, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उसमें से शूद्र जो सबसे नीचे होते थे उनको छोड़कर बाकी वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय तीनों का उपनयन संस्कार किया जाता था। उन तीनों को ही अधिकार था, लेकिन शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। शादी से पहले यज्ञोपवीत 3 धागों की होती है, परंतु शादी के बाद 6 धागों की जनेऊ पहनी जाती है। जनेऊ धारण करने का उत्तम दिन रक्षाबंधन को माना जाता है। दोस्तों अगर जिसकी शादी नहीं हुई होती है वह 3 धागे का जनेऊ पहनता है, और जिसकी शादी हो जाती है वह शादी के बाद 6 धागे का जनेऊ पहनता है। और वो जो मतलब जनेऊ जिस दिन पहना जाता है उसका सबसे अच्छा दिन रक्षाबंधन का दिन माना जाता है। अगला है वेदारंभ। गुरु के पास जाकर वेदों का अध्ययन करने हेतु यह संस्कार किया जाता है। वेदारंभ जो संस्कार होता है, जब बालक जो होते थे वो गुरु के पास जाते हैं तो वो वेदों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी को वेदारंभ संस्कार कहते हैं। अगला है केशांत। किशोर अवस्था से यौना अवस्था में प्रवेश करने पर दाढ़ी और मूंछ को पहली बार कराया जाता है। इस संस्कार को केशांत संस्कार कहा जाता है। दोस्तों किशोर अवस्था से जब यौना अवस्था में बच्चे प्रवेश करते हैं तो उनको उनकी दाढ़ी और मूंछ पहली बार जो होती है उनको ना मुंडवाया जाता है, उसी को ये संस्कार केशानंद संस्कार कहते हैं, केशांत संस्कार। अगला है समापवर्तन। गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर शिष्य घर लौटने पर क्रिया किया जाने वाला संस्कार समापवर्तन संस्कार कहलाता है। जब पहले गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर शिष्य जो थे अपने अपने घर लौट जाते थे ना, तो जो घर लौटने पर संस्कार किया जाता था उसे समापवर्तन संस्कार कहते थे। अगला है विवाह। इस संस्कार के बाद ब्रह्मचारी व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। जब विवाह हो जाता है तो जो ब्रह्मचारी व्यक्ति होता है वो अपने गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। अगला है अंतिम संस्कार, जो कि सबसे आखिरी संस्कार होता है। मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार होता है, मतलब कि जितने भी संस्कार किए जाते हैं ये सबसे लास्ट होता है अंतिम संस्कार, जो कि मरने के बाद किया जाता है। और कुछ जानते हैं अन्य रस्में जो जन्म से संबंधित है। पहला है गर्भाधान। स्त्री के गर्भवती होने पर घर में उत्सव मनाकर इस संस्कार को पूर्ण किया जाता है, गर्भाधान संस्कार को। दूसरा है 8वां पूजन। गर्भवती स्त्री के गर्भ को 7 माह पूर्ण हो जाने के पश्चात जब 8वां माह लगता है तो 8वें माह में पूजन किया जाता है, उसे ही 8वां पूजन कहा जाता है। जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो 7 महीने के बाद जब उसका 8वां महीना लगता है तो एक पूजा किया जाता है, उसी पूजन को ही 8वां पूजन कहते हैं।
अगला है जन्मोत्सव। इस संस्कार में घर की बुजुर्ग महिलाएं भाग लेती हैं। इस अवसर पर बुजुर्ग महिला द्वारा बच्चों को जन्म घुंटी दी जाती है। लड़की का जन्म होने पर औरतों द्वारा कांसे की थाली बजाई जाती है। लड़की का जन्म होने पर महिलाओं के द्वारा सूप बजाया जाता है। इस अवसर पर जच्चा होलर नामक लोकगीत भी गाया जाता है। दोस्तों, ये जो संस्कार होता है जिसे कहते हैं जन्मोत्सव, इसमें जो घर की बुजुर्ग महिला होती है ना, वो सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो उनको जन्म घुंटी पिलाती हैं। और जब लड़के का जन्म होता है तो जो औरतें होती हैं वो कांस की थाली बजाती हैं, बजा के नाचती हैं, गाती हैं। और जब लड़की होती है तो सूप बजाती हैं, उसको बजा के नाचती हैं। और जच्चा होलर नाम का वहाँ पर गीत भी गाया जाता है, जिसे आम भाषा में सोहर कहते हैं, सोहर गाया जाता है। अगला है विवाह के विधि विधान, यानी रीति रिवाज से संबंधित कुछ जो होते हैं वहाँ के, वो है संबंध तय करना। पहला है लड़के लड़की का वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार कोई अनर्थ न हो, इसके लिए उसके माता पिता ही रिश्ता तय करते हैं। संबंध होने से पूर्व लड़की लड़के की कुंडली मिलाई जाती है, इसे गुड़ मिलाना कहते हैं। अगला है सगाई। विवाह के लिए 1 रुपया और नारियल देकर सगाई पक्की कर दी जाती है। वागड़ क्षेत्र में इसे सगपड़ कहते हैं। श्रावण कृष्ण तृतीया पर्व तथा इस दिन कन्या या वधू भेजा जाने वाला सामान होता है। दोस्तों, विवाह सगाई जो होता है उसमें 1 रुपया और नारियल देकर सगाई पक्की कर ली जाती है। और जो वागड़ क्षेत्र होता है वहाँ पर इसी सगाई को सगड़पड़ कहते हैं। और श्रावण कृष्णा की तृतीया पर्व को के दिन कन्या या वधू को भेजा जाता है ये जो सामान होता है, नारियल और ये जो 1 रुपया। अगला है सिंझारी। श्रावण कृष्णा तृतीया पर्व तथा इस दिन कन्या या वधू के लिए भेजा जाने वाला सामान को सिंझारी कहते हैं। जो इस दिन सामान वधू क्या को भेजा जाता है, कन्या को भेजा जाता है, उसे सिंझारी कहते हैं। अगला है टीका। संबंध तय हो जाने के बाद वर पक्ष की ओर से वधू पक्ष के घर कपड़े, आभूषण, मिठाइयाँ, फल आदि ले जाए जाते हैं। दोस्तों, जब संबंध तय हो जाता है तो उसके बाद वर पक्ष यानी कि लड़के के घर की तरफ से लड़की के घर वालों के लिए और लड़की के लिए कपड़े, आभूषण, मिठाई और फल ले जाते हैं। वधू को चौकी पर बैठाकर उसकी गोद भरी जाती है। उसके बाद वधू पक्ष की ओर से वर के लिए धन, वस्त्र, उपहार आदि दिए जाते हैं। फिर जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो लड़की को बैठाकर उसकी गोद भरी जाती है। उसके गोद में जैसे जितना भी वो लोग सामान ले जाते हैं, कपड़ा है, मिठाई है, आभूषण है, फल, ये सब उसकी गोद में डालते हैं। इसके बाद वो जो लड़की के घर वाले होते हैं वो भी वर पक्ष को, लड़के के घर वालों को अपना जो भी धन, उपहार जो भी देना होता है वो देते हैं। इस रस्म को गोद भराई प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है पहरावड़ी व चिकड़ी कोथली। सगाई के बाद वर पक्ष से वधू पक्ष को दिया जाने वाला सामान पहरावड़ी कहलाता है। दोस्तों, सगाई के बाद वर पक्ष की ओर से मतलब कि लड़कों के घर वालों की तरफ से लड़की के घर वालों को जो भी सामान दिया जाता है उसी को पहरावड़ी या फिर चिकड़ी कोथली कहते हैं राजस्थान में। अगला है पीली चिट्ठी या लगन पत्रिका। दोस्तों, सगाई के पश्चात पुरोहित से विवाह की तिथि तय करवाकर कन्या पक्ष वाले उसे एक कागज में लिखकर एक नारियल के साथ वर पिता के पास भिजवाते हैं, जिसे लगन पत्रिका भेजना कहते हैं। जब सगाई हो जाती है तो लोग अपने पुरोहित या पंडित से मिलकर जब विवाह की तिथि तय करते हैं तो जो कन्या पक्ष वाले होते हैं, जो लड़की के घर वाले होते हैं, उसको एक कागज़ पर लिखवाते हैं। और उसको कागज़ पर लिखवाने के बाद उस पर हल्दी वगैरह लगा के, कुमकुम, हल्दी और नारियल के साथ उसे लड़के के जो पिता होते हैं उनके पास उसे भिजवा देते हैं। उसी को ही लगन पत्रिका भेजना कहता है। अगला है कुमकुम पत्री। विवाह पर अपने सगे संबंधियों एवं घनिष्ठ मित्रों को आमंत्रित करने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे ही कुमकुम पत्री कहते हैं। दोस्तों, जब विवाह तय हो जाता है तब वो उसके जो सगे संबंधी होते हैं और घनिष्ठ मित्र होते हैं उनको बुलाने के लिए, उनको आमंत्रित करने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे ही कुमकुम पत्री कहते हैं। अगला है इकताई। वर वधू के लिए कपड़े बनाने के लिए दर्जी मुहूर्त निक बाद नाप लेता है, जिसे इकताई कहते हैं। वर वधू का जो कपड़ा दर्जी बनाता है, जो उनका नाप लेता है, उन्हें इकताई कहते हैं।
अगला है छात। विवाह के अवसर पर नाई द्वारा किया जाने वाला दस्तूर विशेष पर दिया जाने वाला नेक छात कहलाता है। दोस्तों, जब विवाह के समय जो नाई होता है जो कि सब रस्में कराता है, उसको जो नेक दिया जाता है उसी को छात कहते हैं राजस्थान में। अगला है हलदायत। तड़ी बंध जाने के पश्चात वर व वधू के पीठी चढ़ाई जाती है, जो मैदा, तिल्ली का तेल व हल्दी से बनाई जाती है। घर की 4 आचार्या स्त्रियां एवं चवाचली स्त्री वर व वधू के पीठी चढ़ाती हैं। पीठी करने के बाद स्त्रियां लगधड़ देती हैं और उसके बाद वर वधू को स्नान कराकर गणेश जी व कुल देवी की पूजा कराई जाती है। दोस्तों, इसमें जो होता है हलदायत, इसमें जो कंगन बांधते हैं हाथ में, उसके बाद वर व वधू को पीठी चढ़ाई जाती है। मतलब कि उनको खाना खिलाया जाता है जो कि मैदा, तिल्ली व तेल व हल्दी से बनाई जाती है, उसको दिया जाता है। और जो स्त्रियां होती हैं वो पीठी चढ़ाती हैं, उसके बाद उनको स्नान करा के आप गणेश जी या फिर कुल देवी की पूजा के लिए ले जाते हैं। अगला है पाट बाने। विवाह की लग्न पत्रिका पहुंचाने के बाद वर पक्ष व वधू पक्ष दोनों के ही घरों में गणेश पूजा की जाती है, उसे ही पाठ कहते हैं। जब लगन पत्रिका दोनों के घर पहुंच जाती है तब वहाँ गणेश पूजा की जाती है, तो उसे ही पाठ कहते हैं। तेल चढ़ाना। वधू के घर बारात आ जाने पर यह रस्म पूरी की जाती है, क्योंकि तेल चढ़ी वधू कुंवारी नहीं रह सकती है। तेल चढ़ाने से आधा विवाह मान लिया जाता है। मतलब जब लड़की के घर बारात आ जाती है तब यह रस्म पूरा होता है। तेल चढ़ाने के बाद लड़की को कुंवारी नहीं माना जाता, उसे आधा विवाहित मान लिया जाता है। त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार की कहावत प्रचलित है। वहाँ पर इसी से यह कहावत बनाई गई है, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार की कहावत। ये जो है राजस्थान की एक प्रसिद्ध कहावत है। यज्ञ वेदी। विवाह मंडप के नीचे यज्ञ वेदी बनाई जाती है, इसके पास में घी का दीपक जलाया जाता है। वर और वधू के विवाह संबंधी सभी मांगलिक कार्य यहीं किए जाते हैं। जो यज्ञ वेदी बनती है, विवाह मंडप जो होता है विवाह का, उसके नीचे यह यज्ञ वेदी बनती है, उसके आसपास घी का दीपक जलाया जाता है और वर व वधू वहीं पे सारा उनका जो भी शादी का कार्यक्रम होता है, फेरे होते हैं, सिंदूर डालना होता है, ये सारे जो रस्में होती हैं वहीं पे किया जाता है। अगला है कांकड़ बंधन। वर और वधू के दाहिने हाथ में बांधा जाने वाला धागा कांकड़ बंधन कहलाता है। अगला है राती जगा। वर के घर बारात वापस आने पर दिया जाने वाला जागरण राती जगा कहलाता है। राती जगा में प्रातःकालीन कुकड़ी का गीत भी गाया जाता है। दोस्तों, राजस्थान में जो शादियां होती हैं वहाँ पर वर के घर बारात वापस आने पर, जब बारात शादी करने के बाद बारात वापस आ जाती है तो रात में ये जो है कार्यक्रम ये किया जाता है, जिसे राती जगा कहते हैं। इसमें प्रातः जब सुबह होती है तो उसमें कुकड़ी नाम का एक गीत भी गाया जाता है। रोटी थपेली पूजन। रोड़ी थेपली पूजन। बारात रवाना होने के एक दिन पहले स्त्रियां वर को घर के बाहर कूड़ा कचरे की रोड़ी पूजने के लिए ले जाती हैं। मतलब जिस दिन उनकी शादी होनी रहती है उसके एक दिन पहले जो खा के जाते हैं वहाँ पे कूड़ा कचरे, मतलब कि जैसे ऐसे मान ले तो वो खाने के बाद जो पत्तल गाड़ते हैं उसी को ये कहते हैं। वहाँ कूड़ा कचरे के पास जाकर रोड़ी पूजने के लिए ले जाती हैं। अगला है बतीसी या भात नूतना। वर तथा वधू की माता अपने पीहर वालों को विवाह के दौरान सहयोग के लिए निमंत्रण देती है। जो लड़का या लड़की के माता पिता होते हैं वो अपने जो लड़की की माता होती हैं या फिर लड़के की माता होती हैं वो शादी में सहयोग के लिए अपने मायके वालों को बुलाती हैं, उन्हें निमंत्रित करती हैं, उसी को बतीसी या भात नूतना कहते हैं। मायरा भात भरना। वर तथा वधू की माता अपने पीहर वालों का न्योता भेजती हैं, तब पीहर वाले अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार उसे जो कुछ देते हैं उसे मायरा या भात भरना कहा जाता है। जब लड़के या लड़की की माता अपने मायके वालों को निमंत्रण भेजती है मदद के लिए, तो उनके जो पीहर वाले होते हैं वो जितना भी उनका आर्थिक सहायता कर पाते हैं, जो भी चीज़ें दे पाते हैं, उसी को ही मायरा या भात भरना कहते हैं। जैसे पैसे दे पाते हैं या फिर अनाज से किसी चीज़ से मदद कर पाते हैं, उसी को ही भात भरना कहते हैं।
चाक पूजन। विवाह से पूर्व वधू वर के घर की स्त्रियां गाजे बाजे के साथ कुम्हार के घर जाकर चाक पूजन करती हैं और लौटते समय सुहागिन स्त्रियां सिर पर जेगड़ कलश रख कर लाती हैं। दोस्तों, विवाह से पूर्व जब विवाह होता है उसके पहले जो वधू व वर के मतलब कि लड़के और लड़की दोनों की घर की जो स्त्रियां होती हैं वो बाजे के साथ कुम्हार के घर जाकर चाक पूजती हैं, जिसपे वो कुम्हार का चाक होता है उसी को वो पूजती हैं। और जब लौटती हैं घर पे तो वो सुहागिन स्त्रियां जो होती हैं वो अपने सर पर कलश रखती हैं, कलश रखकर घर पे लाती हैं, वहाँ से उसके यहाँ चाक पूजती हैं और उसी के यहाँ से कलश लेकर घर आती हैं। घर पहुँचने पर इन महिलाओं के कलशों को घर का जमाई उतारता है। मतलब कि जब घर पे ये कलश ले आती हैं तो घर का जो दामाद होता है उसको वो इनके सर से वो मटके को उतारता है, कलश को। मूठ भराई। बारातियों के बीच बैठाकर वर के सामने थाल में रुपए रखकर उसको मुट्ठी में शगुन के रूप में कलदार रुपए लेने को कहा जाता है। इस क्रिया को मूठ भराई कहते हैं। जब लड़का लड़की के घर आता है तो उस बारातियों के बीच में उसे बैठाकर बारातियों के बीच में लड़की को बैठा देते हैं, फिर उसके थाल में पैसे रखते हैं और उसको मुट्ठी में ले जाकर शगुन के रूप में दे देते हैं। उसी को यह मूठ भराई क्रिया कहते हैं। अगला है बिंदौरी निकासी या फिर जान चढ़ाना। विवाह के दिन प्रातः काल या इसके दिन पर सजी धजी घोड़ी पर सवार होकर दुल्हन के घर विवाह करने जाने के लिए अपने सगे संबंधियों मित्रों के साथ वधू के घर की ओर रवाना हो जाना मतलब जान चढ़ना कहलाता है। दोस्तों, जिस दिन विवाह होता है उस दिन जो बारात निकलती है उसी को राजस्थान में ये जान चढ़ाना कहते हैं। अगला है टूटिया की रस्म। टूटिया करने की शुरुआत श्री कृष्ण व रुक्मिणी के विवाह से मानी जाती है। यह अनूठे रस्म रिवाजों का मनोरंजन भरा संगम है। दोस्तों, जो टूटिया रस्म होती है, कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी की शादी हुई थी उसी समय से यह रस्म रिवाज जो है वो माना जाता है। यह रस्म बारात जाने के बाद पीछे से घर की औरतों के द्वारा संपन्न कराई जाने वाली रस्म है। ठुमावा, जिसे कि आगवानी या मधुपर्क या सामेला कहते हैं। वर जब होता है, वर के वधू के घर पहुंचने पर वधू का पिता के द्वारा संबंधियों का स्वागत करना ही शामेला कहलाता है। दोस्तों, जब बारात लड़की के घर जाती है तो जो लड़की का पिता होता है वो उनके सभी बारातियों के सभी दूल्हे का और सभी संबंधियों का जो स्वागत करता है उसी को ही राजस्थान में शामेला कहा जाता है। अगला है तोरण मारना। वधू के घर प्रवेश करने से पहले तोरण एवं कलश वंदन होता है तथा वर वधू के घर में तोरण द्वार पर जाकर घोड़े पर चढ़ा ही तोरण को तलवार, नीम की डाली या छड़ी से मारता है। तोरण मारना राजस्थान की एक रस्म है जिसमें शादी के समय वधू के घर में प्रवेश करने से पहले मतलब जो वधू होती है उसको तोरण या कलश मारना जो कहते हैं, उसमें वर जो होता है वधू के घर जाता है और रास्ते पर मतलब कि उसके द्वार पे जाकर वो घोड़े पर चढ़ा हुआ लड़की के घर जाता है। तो वहाँ पे जो द्वार पे होता है वो नीम की डाली या उसमें तोरण मतलब कि वो कलश टाइप होता है, कलश को रखा जाता है और जो दूल्हा होता है उसको नीम की डाली से, छड़ी से या फिर तलवार से मारकर उसको तोड़ता है। उसी को तोरण मारना कहते हैं। अगला है जेवड़ो। तोरण मारने के बाद सासू द्वारा दूल्हे को आंचल से बांधने की रस्म जेवड़ो कहलाती है। राजस्थान में जब दूल्हा दुल्हन के घर शादी के लिए जाता है तो जब तोरण मार लेता है तो उसके बाद जो उसके लड़की की सास होती हैं वो अपने दामाद को आंचल से बांधने की रस्म करती हैं, उसी को ही जेवड़ो कहते हैं ये लोग। दही देना, यह रस्म तोरण मारने के बाद ही होती है। इसके अंतर्गत सासू दूल्हे के दही व सरसों के तेल का तिलक लगाती है, इसे ही दही देना कहलाता है। मतलब जब बारात लड़की के घर जाती है तो जो लड़की की माता होती है ना वो अपने जमाई को सरसों व दही से तिलक करती है, उसी को ही दही देना कहते हैं। झाला मेला की आरती। तोरण मारने के बाद वधू की माता द्वारा दूल्हे की जाने वाली आरती को झाला मेला की आरती कहते हैं।
जब घर की लड़की जो लड़की की माँ होती हैं वो जब लड़के का स्वागत करती हैं, उनकी आरती करती हैं, उसी को झाला मेला की आरती कहते हैं। अगला है कामड़। स्त्रियों द्वारा प्रेम भरे रसीले गीतों को ही कामड़ कहा जाता है। घर पे जब बारात पहुंचती है तो जो गांव की औरतें होती हैं या फिर घर की जो स्त्रियां होती हैं वो जो गीत गाती हैं उन्हीं को ही कामड़ कहते हैं राजस्थान में। मंडप छाना, वे स्थल जहाँ पर वर वधू फेरे लेते हैं वहाँ पर मंडप जो है वो बांसों का बनाया जाता है, उसी को मंडप छाना कहते हैं। हथलेवा जोड़ना, इस रस्म के अंतर्गत विवाह मंडप में वधू का मामा वधू को ले जाकर वधू वर के हाथों में मेहंदी व चांदी का सिक्का रखकर दोनों के हाथ जोड़ता है, जिसको हथलेवा जोड़ना कहते हैं। दोस्तों इस रस्म में क्या होता है ना कि जब मंडप में वधू यानी कि लड़की का मामा जो है लड़की को लेकर जाता है तो लड़की और लड़के दोनों के हाथ को एक साथ रख के लड़की का हाथ लड़के के हाथ में रख के उसमें मेहंदी व चांदी का सिक्का रख देते हैं, उसी को ही हाथ जोड़ना या हथलेवा जोड़ना कहते हैं। अगला है गठबंधन। पंडित वर और वधू के वस्त्रों को जोड़कर परस्पर बांधता है, इसे गठबंधन कहते हैं। यह गठबंधन इस समय से लेकर वर के घर में पहुंचने तक बांधा रहता है। दोस्तों जब ये गठबंधन होता है ना तो लड़के और लड़की का आंचल और लड़के का एक गमछा रहता है, उनको दोनों को बांध दिया जाता है, उसी को गठबंधन करना कहते हैं, जिसे कि लड़की की बहन या फिर उसकी भाभियाँ बांधती हैं अधिकतर। वो जब तक लड़का घर में नहीं जाता है, सब का संपन्न नहीं हो जाता है, तब तक वो बंधा ही रहता है। अगला है अभ्यारोहण। पुरोहित मंत्रों का उच्चारण कर वधू को पवित्र पतिव्रत पर दृढ़ रहने का शपथ दिलाता है, उसे ही अभ्यारोहण कहते हैं। दोस्तों जो पुरोहित यानी कि जो पंडित होता है वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं और लड़की को पतिव्रता हमेशा प्रतिव्रता रहने के लिए शपथ दिलाते हैं, उसी को अभ्यारोहण कहते हैं राजस्थान में। अगला है परिणयन फेरे या भावर। अभ्यारोहण के तुरंत बाद की रस्म है। इसके अंतर्गत वर व वधू अग्नि वेदिका के समक्ष 7 फेरे लेते हैं, जिसे पूर्ण विवाह मान लिया जाता है। दोस्तों इसमें क्या होता है ना कि लड़के और लड़की अग्नि के 7 फेरे लेते हैं, जिसे पूर्ण विवाह मान लिया जाता है। अगला है पगधोई की रस्म। इस रस्म के अंतर्गत वधू के माता पिता द्वारा परिणयन के पश्चात वर का पाँव दूध व पानी से धोया जाता है, इसे ही पगधोई कहते हैं। दोस्तों वधू के माता पिता यानी लड़की के माता पिता के द्वारा जो अपने दामाद का यानी लड़के का पाँव धोते हैं, दूध व पानी से पाँव धोते हैं, इसी को पगधोई कहते हैं। कन्यादान, यह रस्म फेरों के बाद की जाती है। हथलेवा छुड़वाने के पश्चात वधू के पिता द्वारा किया जाने वाला दान कन्यादान कहलाता है। दोस्तों कन्यादान यह रस्म जो होता है फेरों के बाद किया जाता है, जो लड़की के पिता अपने बेटी का दान करते हैं उसी को कन्यादान कहते हैं। माया की गेह, विवाह मंडप से उठने के पश्चात की रस्म है। इसमें वधू बहनों या सहेलियों द्वारा वर से हंसी मजाक करती हैं, आपस में प्रशोत्तर करती हैं। दोस्तों माया की गेह जो होता है वो विवाह मंडप से उसने जब विवाह की रस्म संपन्न हो जाती है तो इसमें जो लड़की की बहन उसकी सहेलियां भाभी सब लोग होती हैं वो लड़के से मजाक करती हैं, उसी को ही माया की गेह कहा जाता है। अगला है अखनाल। वधू के माता पिता द्वारा विवाह के दिन रखा जाने वाला उपवास जो वधू का मुख देखकर ही खोला जाता है। जिनवार विवाह पर ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, खोला जाता है। दोस्तों जो अखनाल होता है वो वधू के माता पिता यानी कि लड़की के माता पिता जो विवाह के दिन उसके उपवास रखते हैं और फिर जब शादी संपन्न हो जाती है तो लड़की का मुंह देख के उसे खोलते हैं, उसी को अखनाल कहा जाता है राजस्थान में। अगला है भोजन। वधू के घर बारातियों को भोजन देने की प्रथा को जेवनवार कहा जाता है। जुआ जई, यह रस्म विवाह के दूसरे दिन वर को कंवर कलेवा पर बुलाया जाता है। उस समय वर वधू को जुआ जई खिलाया जाता है, इसे जुआ जई या जुआ छवि कहा जाता है। दोस्तों विवाह होने के बाद लड़के के घर पे एक जो जुआ खेलने की रस्म होती है जिसमें लड़की और लड़के
दोनों खेलते हैं, उसी को ये कहा जाता है। मामांटा वधू की सास के लिए भेजे जाने वाला उपहार ही मामांटा कहलाता है। मतलब कि लड़की की सास के लिए जो उपहार लड़की के घर वाले देते हैं उसी को ही मामांटा कहते हैं। अगला है कोयलड़ी। वधू की विदाई के समय परिवार की स्त्रियों द्वारा मनाया जाने वाला जो गीत है जो गाती हैं उसे ही कोयलड़ी कहते हैं। अगला है ओलंदी। वधू को भाई या सगा संबंधी वधू को लेने आता है उसी को कोलंदी कहते हैं। लड़की को मतलब कि जब लड़की अपने ससुराल जाती है तो लड़की के घर से उसका भाई या फिर कोई सगा संबंधी जब उसे लेने आता है तब उसे ही ओलंदी कहते हैं। अगला है ननिहारी। वधू के पीहर की तरफ से लेने आने वाले को ननिहारी कहते हैं। लड़की के घर से जब कोई उसे लेने आता है उसके ससुराल तो उसे ही ननिहारी कहते हैं। अगली रस्म है मांझा झाँकना। दामाद ससुराल पहली बार आता है उसे ही मांझा झाँकना कहता है। जब शादी के बाद जो दामाद होता है वो अपने ससुराल में जब पहली बार आता है उसे राजस्थान में मांझा झाँकना कहते हैं। अगला है बंदौला। वर वधू द्वारा गांव के रिश्तेदारों के खाने को मतलब कि जब वर वधू के द्वारा गांव के रिश्तेदारों के घर खाने पर जाने को बंदौरा कहते हैं। अगला है मुकवाला या गौना। वर वधू को गृहस्थी बसाने के लिए वधू के घर वालों की तरफ से दिया जाने वाला वस्त्रादि सामान मुकवाला या गौना कहलाता है। दोस्तों, जब दोनों की शादी हो जाती है तब लड़की के घर वालों की तरफ से जो तो सामान दिया जाता है उसे वस्त्र दिया जाता है और भी जो बर्तन आदि सब सामान दिए जाते हैं उसी को मुकवाला कहते हैं राजस्थान में, जिसको दहेज भी कहते हैं। बडार। वर वधू को आशीर्वाद समारोह स्थल पर दिया जाने वाला प्रतिभोज वदार कहलाता है। जब लड़के लड़की का मतलब जो शादी के बाद होता है बहु भोज होता है वहाँ पे जब उसे आशीर्वाद देते हैं उस समय जो प्रतिभोज दिया जाता है ना उसी को ही वधार कहते हैं। सिटड़ा। मेहमानों को भोजन कराते वक्त गाया जाने वाला गीत ही सिटड़ा कहलाता है। जब मेहमान भोजन करते हैं तो घर की जो महिलाएं होती हैं और गांव की जो स्त्रियां होती हैं सब गीत गाती हैं, उसी को ही सिटड़ा कहते हैं राजस्थान में। अगला है रियाड़। पश्चिमी राजस्थान में विवाह के दूसरे दिन अफीम के पानी से मेहमानों का मान मनवावर करना सियाड़ कहलाता है। बारड़ रोकना। वर प्रथम बार वधू को घर लेकर आता है। वर के द्वार पर घर की बहनों द्वारा प्रवेश रोकना तथा कुछ दक्षिणा लेने के बाद ही प्रवेश देती हैं, इसे ही बारड़ कहते हैं। दोस्तों, जब शादी हो जाती है और दूल्हा अपनी दुल्हन को जब घर पे लेकर आता है तो दूल्हे की जो बहनें होती हैं उसको अंदर नहीं जाने देती हैं, वो द्वार छेक लेती हैं, द्वार छेकाई मांगती हैं, मतलब उन पैसे मांगती हैं या फिर वस्त्र जो भी उपहार मांगती हैं। जब वो लड़का जब दूल्हा उनको उपहार देता है तभी वो अंदर जाने देती हैं। इसी क्रिया को राजस्थान में जो ये रस्म होती है इसी को बारड़ा रोकना कहते हैं। अगला है जात देना। विवाह के पश्चात वर व वधू का पक्ष के लोग अपनी देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाने की रस्म को जात देना कहते हैं। मतलब जब विवाह तय हो जाता है तब लड़का और लड़की के घर वाले लोग अपने देवी देवताओं को जब विवाह संपन्न हो जाता है उसके बाद लड़के और लड़की के घर वाले अपने जो देवी देवता होते हैं उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, उसी को जात देना कहते हैं। अगला है सोटा सोटी खेलना। विवाह के पश्चात की रस्म है तथा इसमें दूल्हा दुल्हन नीम के पेड़ के नीचे गोलाकार घूमते हुए नीम की टहनियों से एक दूसरे को मारते हैं। उस समय औरतें झुंड बनाकर गीत गाती रहती हैं, इसी को सोटा सोटी खेलना कहते हैं। राजस्थान की एक बहुत ही अच्छी परंपरा है, जब विवाह हो जाता है तो लड़के और लड़की जो होते हैं दूल्हा दुल्हन वो नीम के पेड़ के नीचे गोल गोल घूमते हैं और नीम की टहने से एक दूसरे को मारते हैं, उसी को वहाँ की ये रस्म है और सब औरतें गीत गाती हैं, उसी को सोटा सोटी खेलना कहते हैं।
तो दोस्तों ये थे सारे रस्म व रिवाज जो कि राजस्थान से संबंधित थे। आप यहाँ इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो और देखने की ज़रूरत नहीं है राजस्थान से संबंधित रीति रिवाज के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग को और भी कुछ वीडियो ऐसे ही रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।